प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके यह श्रृंखला आपकी लगातार आगे बढ़ रही है। बॉटनी में हम लोगों ने 19 नंबर का हम लोग एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि टोटल अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट जो हो सकते हैं, टोटल मिला करके हमने 19 में कवर किए हैं। 19 एग्जाम पॉइंट में एवरेज में मान चलें तो 18 तक एग्जाम पॉइंट में कोई ऐसा एग्जाम पॉइंट नहीं जिसमें 50 से कम है। 19 वाला छोटा चैप्टर है और यहाँ पे प्लांट मूवमेंट एंड फोटो पीरियाडिज्म से लिया गया चैप्टर है। तो टोटल आपके अगर हम पीछे के माने तो 18×5 = 90 यानी 900 क्वेश्चन की एक एग्जाम पॉइंट आपको टोटल मिल चुकी है। 50 क्वेश्चन एवरेज के हिसाब से चलिए, किसी में 60 है, किसी में 55 है, किसी में जो है 45 है। तो यहाँ पे आप आएंगे और 19 में आपके कम है तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी टॉपिक है, 10 मिनट का चैप्टर है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब बात कर रहे थे कि इतने के अलावा अब आपका तो बॉटनी का सेशन पूरा हुआ हिंदी मीडियम में, और इसके बाद आपका हिंदी मीडियम का जूलॉजी का सेशन स्टार्ट होगा। जूलॉजी के सेशन में भी आपके जो टॉपिक आएंगे, मुझे लगता है कि जूलॉजी में नियर अबाउट 30 टॉपिक आएंगी। तो 30 इसके और ये 19 इसके, लगभग 49 टॉपिक आपके हो गए यहाँ से। इसके साथ ही साथ अब बॉटनी के जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसके भी एग्जाम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो वो एग्जाम पॉइंट जब आप जोड़ देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 50 और टोटल 50 होंगे। 38 चैप्टर हैं लेकिन टोटल 50 जो है एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट्स बनेंगे। कुछ चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, तो टोटल 50 क्या और 60 तक मान चलिए कि 60 तक जाएंगे तो टोटल आपके एग्जाम पॉइंट का नंबर हो जाएगा 100। और एक एग्जाम पॉइंट का एवरेज मान चलिए 50, यानी 5000 प्रश्नों को आपको दिया जाएगा। और यह भी सिर्फ दिया जा रहा 99 रुपीज़ में। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको लगातार अपडेट करके दी जा रही हैं, आपको पहुंचाई जा रही हैं। यदि आप जुड़े, देखिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर इतनी फीस दे करके कहीं जुड़े हैं तो भी आपको मटेरियल, एक चैप्टर, दो चैप्टर, आधा चैप्टर, पीडीएफ नोट्स, यही आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा मटेरियल एक साथ दे दिया गया। अच्छा, दे भी दिया गया ना, तो वो मटेरियल ऐसे हैं ना, बहुत पुराने हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद मंगवाया हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, बस उसको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं ना कि पीछे थंबनेल है, कोचिंग का है, पता चल जाएगा। वह मटेरियल इंटरमीडिएट लेवल का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब भाई ठीक है, वो एक्सपीरियंस टीचर है, अच्छी कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है, वहाँ का मटेरियल है। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने इसके लिए 2250 रुपये पे किए हैं और डिलीवरी चार्ज अलग से दिया हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितने रुपए। और मैं उसे पढ़ा हूँ, मैंने, बात हुई थी हिंदी की और उसमें 90%, पहली बात तो 70% इंग्लिश आई है। चूँकि मुझे बनाना था तो मैं सोचा एक बार देख लूँ कैसे कैसे बनता है। और दूसरा मैटर जो था, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे, कि बहुत सारी चीज़ें इतनी बेसिक लेवल की है ना, कि एक एक टॉपिक पे जिसका कोई भी मूल्य नहीं, मतलब हर एक व्यक्ति जानता होगा भाई, जो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है उसे हर व्यक्ति को पता है, लेकिन उसको इतना डिटेल में लिखा गया। और जो थीम है, जो अच्छी चीज़ें हैं जिनको चाहिए डिटेल में, उन्हें बहुत ब्रीफ में लिख दिया गया स्टार लगा करके कि यार रट्टा मार लो। तो इसे नहीं कहते हैं नोट्स भाई। नोट्स का मतलब बेहतरीन होना चाहिए। मैंने नोट्स नहीं, मैं आपको एग्जाम पॉइंट्स दे रहा हूँ। इसे वन लाइनर नोट्स आप मान चलिए, और वन लाइनर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 5-5, 4-4 क्वेश्चन है। तो आप जरूर जुड़िए। और 99 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुझे लगता है सबसे कम है। दो दोस्त नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो भी आपके 200 बिल चली जाती। तो ये आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं। आप इसके लिए हमें व्हाट्सअप करें इस नंबर पे और आप इसको ज़रूर परचेज करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे मदद अवश्य मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है, और आपको भी भरोसा करना चाहिए इस बात पे। चलिए देखते हैं, अभी दिखाते हैं मैं आपको कि एक ही पॉइंट में कैसे हैं। पहली बात, हमारी एक पॉइंट देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। हाँ, जब पौधों का कोई भाग किसी बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस होता है, बाह्य मतलब बाहरी, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के प्रभाव में एक निश्चित दिशा में गति करता है, तो उसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि अनुवर्तनी गति किसे कहा जाता है। तो आपका तो पहला हो गया, जब प्लांट किसी एक निश्चित दिशा में गति करेगा तो उसे अनुवर्तनी गति कहेंगे। हो सकता है कि लाइट के साथ जाए, हो सकता है ग्रेविटी के साथ जाए, हो सकता है किसके साथ जाए, 5 तरह की गतियां होती हैं प्लांट में, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, और कौन होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। तो पांचों में से किसी प्रकार की गति कर सकता है।
यह गति ऑक्सिन हार्मोन्स के प्रभाव में होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि अनुवर्ती गतियां किसके प्रभाव में होती हैं, तो आप कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन के। दो प्रश्न हो गए यहीं पे कि प्रभाव में एक दिशा में वृद्धि करने के कारण हो जाती। ऑक्सिन कोशिका की दीर्घीकरण यानी वृद्धिकरण के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी ऑक्सिन हार्मोन का भी काम यहाँ पे आपको बता दिया, कोशिका के वृद्धि करने में मदद करता है। अब बताइए, एक पॉइंट में 3 क्वेश्चन आपके दिए गए। एक्चुअली जब इस पॉइंट का आप मनन करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो इस पॉइंट सभी जितनी पॉइंट है सब अपने आप में एक से एक काबिल तारीफ पॉइंट्स हैं। बड़ी परिश्रम से छांटी गई हैं, ढूंढी गई हैं और ढूंढ ढूंढ करके लिखी गई हैं, कई किताबों का सोर्स लिया गया है, तो हल्की नहीं। उसी तरह से जब आपको हम एग्जाम पॉइंट्स देने चल रहे हैं, एग्जाम पॉइंट्स हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, परेशान मत हो, इंग्लिश मीडियम वाला भी जा रहा है, हिंदी मीडियम वाला भी मिलेगा। एग्जाम पॉइंट्स जब आपको मिलेंगे तो रमेश गुप्ता की किताब का जो निचोड़ पॉइंट्स होंगे जिसे ज़रूरी है कि आपके एग्जाम में आती हैं, उन सभी को हम रखेंगे और बताएंगे। वो किताब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पर जो आप हाईलाइट करते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरी बात मानिए, टीजीटी लेवल, देखिए पीजीटी का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन टीजीटी लेवल तक का, एलटी लेवल तक का आप अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो रमेश गुप्ता की बुक परचेज जरूर करिए, पढ़िए। मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं उसको कोई कोड दे रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ तो सबको ये शंका होती है कि इनको कोई लाभ है। मुझे कोई लाभ नहीं, मैं विश्वास से कह रहा हूँ। आप किसी और पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, रमेश गुप्ता की पढ़ लीजिए, आपको खुद तसल्ली हो, या आप पढ़ के आए हैं पीछे, आपको खुद पता होगा कि कितनी एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता की बुक कितनी है। दोनों एक साथ अब आ रही मॉडर्न वाली, तो दोनों पढ़िए, कितनी अच्छी लगेंगी आप खुद जानते हैं, आपको खुद भरोसा है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता इस बात पे नहीं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में है तो आप प्रदीप पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए, एबीसी की पढ़ लीजिए, जिसकी भी पढ़िए। इंटरमीडिएट तक की किताबें बहुत बेहतरीन से तैयार कर लीजिए, आपके 70% कोर्स मिल जाएंगे। जो स्पेशल चैप्टर्स हैं उन्हें आप अलग से पढ़िए, ठीक है। नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित तथा पारगमित प्रकाश ऊर्जा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चित परिस्थितियों में, एक परिस्थिति निश्चित है या नियंत्रित है, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित, पारगमित प्रकाश ऊर्जा को फोटोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। पौधों के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्ध होने के कारण मुड़ना अधोकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोकुंचन कहलाता है। जो पौधे क्रांतिक प्रकाश अवधि से अधिक अवधि तक पुष्पन करते हैं उन्हें प्रादीप्तिकाली पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादीप्तिकाली पादप कहलाते हैं। इन्हें पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती। कितने? कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिमोसा प्यूडिका, जिसे आप छुई मुई के नाम से जानते हैं, मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई के पर्णाधार के आधे भाग में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके बीच बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, परंतु इसके विपरीत में मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम होते हैं। जब उद्दीपन नहीं मिलता तब कोशिकाएं पूर्ण स्थिर दशा में होती हैं तथा पत्ती तनी रहती है। जैसे ही उद्दीपन मिलता है कोशिकाओं का जल अंतराकोशिकीय स्थानों में चला जाता है। याद रखिए कहाँ जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है और एक कोशिका इस स्लथ अवस्था में चली जाती है, यानी मुरझाने की अवस्था में चली जाती हैं। इस प्रकार स्थिर दाब परिवर्तित होने के कारण पर्णाधार की ऊपरी कोशिकाएं नीचे की ओर दबाव डालती हैं और पत्ती मुरझा कर लटक जाती है। पत्तियों में दैनिक गति स्कार्डियन रिदम का उदाहरण है। स्पर्श के उद्दीपन के कारण जो गतियां उत्पन्न होती हैं उन्हें स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोट्रोपिज्म कहलाती हैं। बल्लरी तथा प्रतान में इसे सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। ड्रोसरा के स्पर्शक तथा डायोनिया की पत्तियां भी स्पर्श के उद्दीपन से बंद हो जाती हैं। प्रश्नगत विकल्पों में जैसे जो प्रश्न पूछा गया था ना कि प्रीवियस ईयर में, उसके विकल्प में अधोकुंचन प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं होता है, जबकि प्रकाशानुकंचन प्रकाश से, तापानुकंचन ताप से तथा कंपानुकंचन स्पर्श से प्रेरित होते हैं।
ठीक, अनुकंचन गति के उदाहरण हैं। नेल पौधे में उसी स्थान पर स्थित रहता है जबकि भूमि की सतह से उसकी दूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ेगा नेल की दूरी भूमि से बढ़ती जाएगी, परंतु यह पौधे में उसी स्थान पर बना रहेगा। पौधे में किसी बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, ताप, रसायन तथा स्पर्श के प्रभाव से होने वाली आदिशात्मक गतियां नैस्टिक गति कहलाती है। शर्करा नैस्टिक संचलन का कारण नहीं है। फ्लोरिजेन हार्मोन्स पुष्पन से संबंधित है। फ्लोरिजेन हार्मोन पुष्पन से संबंधित है, परंतु इस पौधे में से पृथक नहीं किया जा सका। यह हार्मोन्स पौधों में दीप्तकालिता अर्थात प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रतानों में किसी आधार से स्पर्श होने पर विपरीत दिशा में वृद्धि होने लगती है तथा यह मुड़कर आधार पर लिपट जाती है। क्लेनोस्टेट का उपयोग गुरुत्वानुवर्तन के अध्ययन में होता है। इससे पौधों पर गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन होता है। पौधों में दिन में प्रकाश के उद्दीपन से होने वाली आदिशात्मक गति फोटोनेस्टी कहलाती है। इसके कारण पुष्प दिन में खिल जाते हैं तथा रात में बंद हो जाते हैं। फाइटोक्रोम आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। P660 यह लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है और सूर्य प्रकाश में PFR में परिवर्तित हो जाता है। PFR 730 यह सुदूर प्रकाश को अंधेरे में अवशोषित करता है तथा PR में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम गार्नर और एलार्ड ने दीप्तकालिता शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने मैरीलैंड मैमथ अर्थात तंबाकू तथा सोयाबीन के पौधों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया। बसंतीकरण जल अवशोषित बीजों, थोड़े अंकुरित बीजों अथवा नवांकुरों को कुछ समय के लिए दिया गया निम्न ताप उपचार है, जिसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से आता है। बसंतीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम TD लाइसेंस्को ने वर्ष 1928 में किया था। बसंतीकरण के लिए उपयुक्त ताप 1 से 10 सेंटीग्रेड तापमान होता है। पौधों में बड़े रसधानियों तथा कोशिका भित्ति के कारण इनमें अनुत्क्रमणीय विवर्धन होता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक माना जाता है। तो ये हो गया आपका टोटल एग्जाम पॉइंट 19 थी 19 में, और ये लास्ट में एक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।